सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं साम्य अवस्था नामक चैप्टर को। दोस्तों क्लास 11 केमिस्ट्री इसका ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसका ये वन शॉट का पार्ट 1 है और वन शॉट का पार्ट 2 दूसरे वीडियो में आ जाएगा। दोस्तों ये है पार्ट 1 जिसके अंदर हम इसके जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करते हैं, बाकी दूसरा रह जाता है दोस्तों वो हम पार्ट 2 में कर देते हैं। बाकी ये दोस्तों वन शॉट ही हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने साम्यावस्था चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ऊष्मागतिकी वाला वन शॉट नहीं देखा है तो दोस्तों वो आप जाके जरूर देख सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके उसका वन शॉट ही है, पार्ट 1 ही है उसका, तो आराम से आप पूरा क्लियर कर सकते हो। इसको समझते हैं दोस्तों। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं हम एग्जाम्पल से। मैं आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कितने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ? 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला लिख रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास में दोस्तों है जल, हमारे पास में है दोस्तों जल। यदि जल को हम लोग किस में बदलते हैं? वाष्प में, यानी कि गैस में, गैस में। दूसरा चीज, यदि हमारे पास में है नाइट्रोजन यानी कि N2 और इसके बाद में हमारे पास में है दोस्तों H2 यानी कि हाइड्रोजन, अगर इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको पता है NH3 बनता है। बाकी इसको बैलेंस करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3, तो ये हो जाएगा 6, बाकी यहाँ पर आप 2 कर सकते हो, तो ये बैलेंस हो गया है। ओके, अब इसको करते हैं। देखिए जल है, जल का अणुसूत्र क्या होता है आपको पता है? H2 होता है, जो कि लिक्विड है। आगे जाएगा तो वो किस में बदलेंगे? गर्म करेंगे, कहने का मतलब। तो वो दोस्तों आ जाएगा क्या? आपका H2O, जो कि हो जाएगा गैस। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में आप देखोगे तो जल आपका बदल रहा है वाष्प में, यानी कि गैस में। और दोस्तों यहाँ पर N2 और H2 अभिक्रिया करके बना रहा है NH3। तो ये अभिक्रिया जिस दर से आगे बढ़ रही है और ये अभिक्रिया भी जिस दर से आगे बढ़ रही है, वो अभिकारक होते हैं वो किस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? उत्पाद में। अभिकारक होते हैं वो किस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? उत्पाद में। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों एक चीज और समझाता हूं, वो ये है कि यदि दोस्तों उत्पाद है वो वापस से अगर अभिकारक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो अभिक्रिया वापस पीछे की ओर जा रही है, रिवर्स जा रही है, जो कि आपको पता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। आगे चलने वाली अभिक्रिया और पीछे चलने वाली अभिक्रिया, जिसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने एक दोस्तों पात्र के अंदर जल को गर्म किया है, किसको गर्म किया है? जल को। यदि आप लोगों ने यहाँ पर इसको, आप लोग यहाँ पर दोस्तों इसको आग दे करके आप लोग इसको गर्म करते हो जल को, तो ये जल होता है वो किस में बदलता है? वाष्प में, यानी कि गैस में। अगर आप इसको ढक देते हो किसी चीज़ से तो वो वाष्प के जो कण होते हैं दोस्तों, गैस होते हैं, वो वापस से दोस्तों किस में जाएंगे? जल में। और वापस से ये वाष्प में जाएंगे, वापस से ये गैस में जाएंगे, वापस से ये वाष्प में जाएंगे, वापस से ये गैस में जल में जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि अभिक्रिया आगे भी बढ़ती हैं और अभिक्रिया पीछे भी होती हैं। सेम यहाँ पर भी है कि आपका अमोनिया भी बना है और अमोनिया से वापस देखा जाए तो N2 और H2 भी बनता है। अर्थात यहाँ पर दोस्तों रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। हालांकि इसको दर्शाते नहीं है, बट हम लोग इसको साम्य अवस्था के अंदर इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है दोस्तों, आगे भी बढ़ रही है और पीछे भी बढ़ रही है। अब इसमें सांद्रता होती है वो दोस्तों अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर ये दोनों होते हैं, इसी को बोलते हैं साम्य। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? साम्य। समझते हो? मतलब जितने जल के अणु होंगे वाष्प में बदल रहे हैं, वो उतने ही वापस से जल में आ रहे हैं, वापस से दोस्तों इसमें जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। इसी चीज को जितनी दर से आगे बढ़े, जितनी दर से दोस्तों पीछे जा रही है, अर्थात इस चीज को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? साम्य अवस्था। एक चीज और बताता हूं आपको मैं, देखो एक चीज और बताता हूं आपको मैं, देखो यहां पर दोस्तों मैंने एक ऐसा पात्र ले लिया। ठीक है, ऐसा पात्र ले लिया। अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने ये किया कि इसका छेद यहां पे कर दिया। ठीक है, इसका छेद यहां पे कर दिया, ऐसे कर दिया।
और इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या कर दिया, पाइप लगा दिया ऐसे, हालांकि ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, पाइप लगा दिए। इसके अंदर हम प्रवाहित करते हैं क्या, इसके अंदर हम प्रवाहित करते हैं पानी, या आप गैस भी मान सकते हो, ठीक है। और मैंने दोस्तों यहाँ पर वापस छेद कर दिया आगे से बढ़ने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। जो आपका जल यहाँ से आ रहा है, एक बार तो वो भरने की कोशिश करेगा ऐसे, कहने का मतलब जैसे आपके अभिकारक होते हैं वो उत्पाद बदलने की कोशिश करते हैं, सेम यहाँ पर एक बार पानी आ रहा तो ये भरने की कोशिश करता है, किस लेवल तक, तो इस लेवल तक भरने की कोशिश करता है। तो ये पूरा पानी इस लेवल तक भर जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे तो ये पूरा आपका सिस्टम होगा, ये वाला, ये पूरा आपका हो जाएगा दोस्तों स्थिर हो जाएगा, साम्य हो जाएगा। अब आपका जल होगा वो सीधा यहाँ पर आएगा और पानी दोस्तों यहाँ से वो कहाँ जाएगा, यहाँ। हालांकि यह सीधा नहीं निकलता है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अब ये भर गया है तो पानी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो जैसे आ रहा है तो वो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जितनी दर से ये आ रहा है उतनी दर से यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो यानी कि कहने का मेरा मतलब यही होता है कि दोस्तों जिस प्रकार से आगे अभिक्रिया फॉरवर्ड होती हैं उसी दर से दोस्तों वो रिवर्स भी होती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं साम्य, इक्विलिब्रियम। आया चीज समझ में। अब मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल बताए। एक तो मैंने आपको बताया कि आपका लिक्विड होता है यानी कि जल होता है वो गैस में बदल रहा है, और एक आपको मैंने बताया कि N2 और H2 होते हैं वो NH3 में बदलते हैं। अब इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों भौतिक साम्य। इसको कहते हैं दोस्तों भौतिक साम्य, इसको कहते हैं दोस्तों भौतिक साम्य, और इसको बोलते हैं रासायनिक साम्य, इसको बोलते हैं रासायनिक साम्य। और दोनों चीजों को हम बोलते हैं साम्य अवस्था, दोनों को चीजों को बोलते हैं साम्य अवस्था। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखवाता हूं विथ भौतिक साम्य एंड रासायनिक साम्य। दोस्तों मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को लिख दिया है। दोस्तों मैं नोट्स मतलब नहीं दे रहा हूँ PDF, इसलिए दोस्तों मुझे लिखवाना पड़ रहा है, बाकी मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम होती है, इसकी डेफिनेशन यह वह अवस्था होती है, यह वह अवस्था होती है जब किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में आगे और पीछे की गति, आपको मैंने समझाया आगे या पीछे की गति, आगे या पीछे की गति यानी कि इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस समान होती हैं, जिससे पदार्थ की सांद्रता कंसंट्रेशन, सांद्रता भाई साहब कंसंट्रेशन समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं। क्या मैं जल को अगर गर्म करूंगा तो वो वाष्प बदलेगा, वाष्प होता वापस जल में बदलेगा। इस दौरान आप जल होता है क्या पतला हो जाएगा? नहीं। क्या जल होता है गाढ़ा हो जाएगा? नहीं। क्या जल होता है वो कोई अलग तरीके से हो जाता है? तो नहीं, ठोस भी नहीं बन सकता है। कहने का मेरा मतलब ये होता है कि वहाँ पर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर H2H2O का जो मतलब बैलेंस है वो क्या होता है, वहाँ H2H2O का बैलेंस दोस्तों खराब नहीं होता है। कंसंट्रेशन वहाँ पर दोस्तों अपरिवर्तित रहता है समय के साथ में। इस चीज़ को हम बोलते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। अब ये दो टाइप की होती है, आपको मैंने समझाया। भौतिक साम्य अवस्था जिसके अंदर हमने ये देखा कि लिक्विड था तो वो गैस में गया, गैस वाला वापस लिक्विड में आ सकता है, जो कि तरल वाष्प साम्य अवस्था कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो, यह वह अवस्था होती है जब कोई भौतिक प्रक्रिया जैसे कि द्रवण है ना, भौतिक प्रोसेस हो रही है, पिघलना हो गया, द्रवण का मतलब होता है यहाँ पर द्रव बदलना, वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण समझते हैं ना इस चीज को, वाष्प बदलना वापस से, इस चीज को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। घुलनशीलता, घुलना इन संतुलन में होती है तो इसको हम भौतिक साम्य अवस्था कहते हैं। अभी मैंने आपको इसको आगे समझाया था इस रिएक्शन को, ठीक बात है। नेक्स्ट समझते हैं रासायनिक साम्य अवस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोस्तों। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आगे और पीछे दोनों अभिक्रिया समान गति से होती हैं, ऐसे ही ऐसे, ठीक है।
तो वह रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है, जो कि एक हैबर प्रक्रिया साम्यावस्था, जो कि मैंने आपको समझा था, इसको हैबर प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। आगे हम समझते हैं साम्य स्थिरांक को। देखो, इस चीज़ को मैं समझाने से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, बाकी इनके आगे तो है 3, इनके आगे भी 3 है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, इस रिएक्शन को 1 की जगह पे मैं स्मॉल a कर सकता हूँ, और दोस्तों N2 की जगह पे मैं कर सकता हूँ कैपिटल A। आया बात समझ में? वापस से समझो। आगे नेक्स्ट, प्लस 3 की जगह पर मैं स्मॉल b कर सकता हूँ, और H2 की जगह पर मैं कर सकता हूँ बड़ा वाला b, कैपिटल B, इक्वस टू आगे हो सकता है दोस्तों स्मॉल c यानी कि छोटे वाला c, और एक बड़ा c कर देते हैं जो कि ये c। अगर कोई और होता यहाँ पर NH3 के अलावा अगर कोई होता दोस्तों तो इसको d लिखते, मैं लिख ही देता हूँ। चलो, अगर कोई होता तो d हो जाता है स्मॉल और कैपिटल D हो जाता। ये हालांकि इसमें नहीं है, अगर कोई रिएक्शन बड़ी होगी तो उसमें हो सकता है कि 2 उत्पाद हो सकते थे, ये दोनों उत्पाद के लिए हो जाएगा। तो इनको तो बोलते हैं उत्पाद, आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, इस चीज़ को आप जानते हो। और इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ये भी आप जो लोग जानते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये क्या है? तो ये है दोस्तों अभिकारक और उत्पाद है उनके गुणांक समझते हो? जैसे n है उसके गुणा में कौन है? 1, H2 है उसके गुणा में कितना है? 3, NH3 है उसके गुणा में कितना है? 3। इसको बोलते हैं गुणांक। आया सी समझ में? तो देखो, हम अगर दोस्तों बात करें किसकी? साम्य स्थिरांक की। किसकी बात करें? साम्य स्थिरांक की। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम K से दर्शाते हैं, या कैसी से भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, ओके, कैसी क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। साम्य स्थिरांक क्या होता है? साम्य स्थिरांक होता है दोस्तों, उत्पाद है उसकी सांद्रता ऊपर आ जाएगी, बटे नीचे आ जाएगा अभिकारकों की सांद्रता। इसको हम लिख सकते हैं साम्य स्थिरांक को, उत्पादों की सांद्रता क्या है भाई? उत्पादों की सांद्रता कैपिटल C, कैपिटल D, और अभिकारकों की सांद्रता कैपिटल A और कैपिटल B। बाकी जो इनके गुणांक होते हैं उनको हम ऊपर लिख देंगे। C का C आ जाएगा, D का D आ जाएगा, A का A आ जाएगा, B का B आ जाएगा। ठीक बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट्स, क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट्स उनकी सांद्रता, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट्स का मतलब होता है दोस्तों अभिकारक, उनकी सांद्रता आ जाएगी, अभिकारक उनकी सांद्रता आ जाती है दोस्तों। और इसको हम लिख सकते हैं P, प्रोडक्ट का जो आपका गुणांक होगा उसको P लिख सकते हैं, और रिएक्टेंट का जो गुणांक होगा उसको स्मॉल r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अगर आपको A B ऐसा नहीं लिखना है तो उसको सिंपल लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके उत्पाद आ जाएंगे उनकी सांद्रता, और इसके गुणांक ऊपर आ जाएगा स्मॉल p, और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक उनकी सांद्रता आ जाएगी, और नीचे दोस्तों सॉरी इसके घात में आ जाएगा उसका गुणांक आ जाएगा। ओके, आया समझ में? मैं इसके बारे में और आगे बताता हूं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों समझते इसको आगे। मैं इस रिएक्शन को उठा करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, देखो दोस्तों, देखिए ध्यान से, मैंने इसको उठा करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कोई काम नहीं है, आप लोग समझते हो CD क्या है, कैपिटल CD क्या है, इसका कोई काम नहीं था, मैंने इसको रिमूव कर दिया। बाकी आगे समझो। देखो दोस्तों, हालांकि यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझा दिया है आपको आगे। साम्य अवस्था में उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रता का स्थिर अनुपात, उत्पाद और अभिकारक होते हैं उनका स्थिर अनुपात, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? साम्य स्थिरांक। ध्यान से सुनो।
ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर पहले मैं इसको समझा चुका हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ। आगे समझते हैं। देखो अब इसके अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ सांद्रता के लिए। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Kc बराबर लिख सकता हूँ C और इसकी पावर हो जाएगी C और D इसकी पावर हो जाएगी क्या D। देन नीचे हो जाएगा दोस्तों A और इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल a एंड B इसकी पावर हो जाएगी B। ठीक है, Kc क्यों लिखा सर? Kc इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने सांद्रता के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान लिखा, मतलब सांद्रता के लिए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लिखूंगा सांद्रता के लिए या सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर साम्य स्थिरांक। ठीक बात है यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पे अब बोलोगे सर A कैपिटल B कैपिटल C और D क्या है? तो ये है दोस्तों आपका साम्य अवस्था में पदार्थों की सांद्रता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कि आपका A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल क्या है? तो ये है साम्य अवस्था में पदार्थों की सांद्रता। आई इस चीज समझ में यहाँ पे? ओके, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल ABCD। और स्मॉल ABCD क्या है? स्मॉल ABCD क्या है दोस्तों? तो संतुलित समीकरण में घटकों के गुणांक है। A B C D क्या है? तो संतुलित समीकरण में घटकों के गुणांक मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे देख लो, समझ लो कि एक ही जगह पर कौन है? एक ही जगह पर घटक कौन सा है? आपका A है, उसका गुणांक कितना है? 1 है। इसके बाद में B होता है, इसका गुणांक कितना है? आपका 3 हो जाएगा। C होता है, इसका गुणांक कितना है? 3 हो जाएगा। D का कोई गुणांक नहीं क्योंकि आगे कोई उत्पाद अदर नहीं है इसलिए। बाकी कैपिटल A B C इसकी जगह पे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दोस्तों आपके पदार्थों की सांद्रता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर P और स्मॉल r क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। एक तो P है और स्मॉल r है, तो ये हो जाएंगे उनके गुणांक, मतलब गुणांक ही हो जाते हैं वैसे देखा जाए तो। ये किसके गुणांक? अभिकारक और उत्पाद के गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसको IMP लगा देना आप लोग, इसको क्या लगा देना? IMP लगा देना। ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता है, पूछेगा। ठीक है, पूछेगा। तो ये दोस्तों होता है साम्य स्थिरांक। आगे टॉपिक को समझते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ला शातेलिए का नियम। ये भी भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी IMP है। मैं पहले से IMP लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका ला शातेलिए, ले शातेलिए भी कहते हैं। तो ला शातेलिए या ले शातेलिए का सिद्धांत बहुत ही आसान सिद्धांत है, कोई माथापच्ची नहीं है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद में हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कोई शांत जल होता है, ध्यान से समझना। अगर कोई शांत जल होता है, उसमें आप अगर पत्थर को मारते हो तो वहाँ पर चीज़ क्या होती है? वहाँ पे चीज़ होती है पानी उछलता है, गड्ढा बढ़ जाता है, मतलब गड्ढा बढ़ेगा ना वहाँ से जहाँ पत्थर गिरा है वहाँ पर, और वेव उत्पन्न होती है। आपको पता है तरंगे उत्पन्न होती है, और पानी होता है वो साइड की तरफ क्या होता है? फेंका जाता है। लेकिन अगर आप 5-10 मिनट वेट करते हो तो वहाँ पर वापस से पानी शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। सेम यहाँ पर भी चीज़ होती है दोस्तों कि अगर हमारे पास में कोई भी साम्य अवस्था है, अभिक्रिया की साम्य अवस्था है, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास में कोई भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था है, ठीक है, साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम है, इक्वल है, साम्य अवस्था है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया? छेड़छाड़ी कर दी। उसमें हम लोगों ने क्या किया? छेड़छाड़ी कर दी। जैसे पत्थर फेंका ना, वैसे छेड़छाड़ी कर दी कि इसमें परिवर्तन कर दिया। इसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया।
भाई दाब में परिवर्तन कर सकते हो, उसमें तापमान में परिवर्तन कर सकते हो उसमें, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया। लेकिन 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 वो खुद दोस्तों संतुलन में, वो दोस्तों खुद होती है वापस से वो अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है, मतलब साम्य अवस्था को वो वापस लाने की कोशिश करता है, वो होगा वो, ठीक है। वो कौन, मतलब जो साम्य अवस्था वाली रिएक्शन होती है वो। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई, कि भाई हमने क्या किया, साम्य अवस्था वाली रिएक्शन थी उसमें हमने परिवर्तन कर दिया, ठीक है। परिवर्तन छेड़छाड़ी हो गई, अब छेड़छाड़ी होगी तो वापस साम्य अवस्था में लाना पड़ेगा, तो वो खुद अपने आप पुनः क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए पुनः इसको स्थापित करती हैं, मतलब पुनः स्थिर करने की कोशिश करती है, पुनः दोस्तों साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करती है। बस वही कहलाता है आपका ला शातेली का सिद्धांत। ऐसा ही बोलता है, कोई आपको अलग से नहीं बोलता है ऐसा। आई बात समझिए। डेफिनेशन को लिखता हूँ मैं, देखिए दोस्तों मैंने इसकी डेफिनेशन को लिख दिया है ला शातेली नियम का। हालांकि यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखे इसके उदाहरण के तौर पर, देखिए ध्यान से, देखिए पढ़ते हैं, मैंने आपको समझाया वैसा ही चीज़ लिखा है, बस थोड़ा यहाँ पर कुछ एडजस्ट करके मैंने लिखा, मतलब व्यवस्थित लिखा है, वो चीज़ अलग हो जाएगी। यदि किसी साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन, यदि कोई भी साम्य अवस्था में परिवर्तन, कोई परिवर्तन जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, तापमान हो गया और सांद्रता हो गया, सांद्रता मैंने आगे नहीं बताया था बट सांद्रता भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस प्रभाव को कम करने के लिए, अगर परिवर्तन किया तो उस प्रभाव को कम करने के लिए दोस्तों अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने की कोशिश करती हैं, अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने आपको शांत जल वाला एग्जाम्पल बताया, वही सही चीज़ हो जाएगी, ठीक बात है, ओके। उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, यदि दाब बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जहां गैसों के मोल कम हैं। अगर हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, गैस के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो उस दिशा में भागेंगे जिस दिशा में जहां पर गैस के दोस्तों मोल कम हैं। इसका भी अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने साइकिल होती है, पंचर हो जाती है या फिर हवा निकाल देते हैं तो कैसा हो जाता है, ट्यूब, हवा निकल जाती है, सिंपल सी बात है। अब आप पंप से क्या करते हो, प्रेशर देते हो, क्या देते हो, प्रेशर देते हो, ठीक है, ऐसे हवा भरते हो तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर देते हो, तो दोस्तों पंप होता है, उससे वो जनरेट होती है आपकी मतलब गैस। कहने का मतलब सिंपल सी बात मान लो कि आपने जैसे दाब को बढ़ाया, गैस होती है, उसके जो कण होते हैं यानी कि वायु होता है, उसकी कण जो होते हैं, अब वो गैस के अणु होते हैं, वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां पर गैस के मोल कम है। कहाँ कम है, ट्यूब के अंदर कम है, आई बात समझ में। तो वो किस ओर भागेंगे, जहां पर मोल कम है। सेम वहां पर यहाँ पर बात वही कह रहा है कि अगर दाब को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जहां गैसों के मोल कम है, ओके। अगला बात, यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो वह अभिक्रिया बढ़ेगी जो ऊष्मा शोषी होती है। अगर तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान का बढ़ाना मतलब ऊष्मा देना, ऊष्मा देना मतलब ऊष्मा उसको देना, मतलब क्या हुआ कि वो अभिक्रिया ऐसी है जो ऊष्मा शोषी है, जो ऊष्मा अवशोषित करने वाली है, वो दोस्तों क्या होती है, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया वह बढ़ेगी जो ऊष्मा शोषी होती है, जो ऊष्मा को क्या करती है, ग्रहण करने वाली, अवशोषण करने वाली, वही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो ये दोस्तों था आपका यहाँ पर ला शातेली और साम्य स्थिरांक, ये दोनों के दोनों टॉपिक होते हैं, ये इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों 2-3 टॉपिक हैं, उसको समझ लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट मित्रों, आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे है समांग साम्यावस्था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और आयनिक साम्यावस्था, आयनिक इक्विलिब्रियम। सर ये वापस कहाँ से आ गए, तो ये भी साम्यावस्था के प्रकार ही होते हैं, लेकिन मैंने आगे पीछे कर दिया है, लिखा नहीं, आगे लिख दिया मैंने, आगे समझा दिया उनको और इनको बाद में समझा रहे, ऐसा हो रहा है, ठीक है। माफी चाहता हूँ, देखिए आगे क्या हो रहा है। देखो समांग साम्यावस्था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, वैसे बहुत ही आसान है यार। क्या है कि ये जो साम्यावस्था होती है, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही है, अभिकारक और उत्पाद जो मिल रहे हैं, वो एक ही अवस्था में मिलेंगे।
किस अवस्था मिलेंगे, एक ही अवस्था में मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, SO2 होता है वो गैसीय फॉर्म में है और वो अभिक्रिया करता है O2 से, वो भी गैसीय फॉर्म में है। और दोस्तों आगे क्या बनाता है, तो आगे दोस्तों ये बनाता है SO3 जो कि ये भी गैसीय फॉर्म में है, ये भी किस में है, गैसीय फॉर्म में। देखो देखो ध्यान से, गैस है, गैस है, अभिकारक है, गैस गैसीय अवस्था में है, उत्पाद है वो भी गैसीय अवस्था में। बस आपका यही कहलाता है समांग साम्य अवस्था, कि अभिकारक और उत्पाद इनकी जो अवस्थाएं होती है वो कैसी है दोस्तों, समान है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता ये है, इसके अंदर होता ये है कि अम्ल और क्षार इनके जल की उपस्थिति में दोस्तों वो क्या करते हैं, आयनीकरण होते हैं, जो कि वो भी क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। क्या होगा वो समझते हैं। इसके अंदर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मेरे पास में CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको जानते हैं ना आप, एसिटिक एसिड है, इसको मैंने अम्ल है जल में घोला तो ये आयनीकरण हो गया, आयनीकरण हो गया, CH3COO- हो गया और H+ हो गया। अगर दोस्तों ये जो आयन होते वापस से मिलेंगे तो वापस ये चीज़ बना देंगे, वापस इसको जल मिलाएंगे तो वापस ये चीज़ बन जाएगी। कहने का मतलब आगे पीछे क्या होता है, यहाँ पे आयनीकरण हो रहा है। अम्ल और क्षार जब जल के अंदर मिलाएंगे तो आयनीकरण हो रहा है, उसमें आप देख रहोगे तो वही साम्य अवस्था कहलाती है। वापस मिलेंगे तो वापस से ये चीज़ बनेगी, वापस मिलाएंगे तो ये चीज़ बनेगी, यानी कि आयनीकरण अवस्था, आयनिक साम्य अवस्था। ठीक बात है यहाँ पे, ओके। इसके बाद में एक चीज़ और समझ लेते हैं हम आगे, बाकी मैं इसकी डेफिनेशन आगे लिखवा दूंगा। देखो यहाँ पर बीच में समझ लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं पीएच क्या है, पीएच स्केल भी बोल सकते हैं, पीएच क्या है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को पीएच स्केल, ठीक है, ये पीएच क्या है, देखो पीएच स्केल होता है दोस्तों, ये अम्ल है ना, यानी कि कोई भी विलयन हो सकता है। थोड़ा सा अच्छा सा लिख लेते हैं हम लोग, अच्छा सा लिखते हैं कि कोई भी हमारे पास में क्या है, विलयन है ना। तो विलयन के अंदर, विलयन में अम्लीय गुण यानी कि अम्लीयता का गुण है, अम्लीयता या क्षारीयता, इसको मापने में के लिए काम में आता है, क्षारीयता को मापने के लिए काम में आता है। आई बात समझ में, मापने के लिए काम में आता है, मापने के लिए काम में आता है। या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, मापने की इकाई है, मापने की इकाई है, यानी कि दोस्तों H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम pH का यूज़ करेंगे। H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम किसका यूज़ करते हैं, pH का यूज़ करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि विलयन में अम्लीयता और क्षारीयता को मापने की एक इकाई होती है, जिसके अंदर दोस्तों 0 से लगा करके 14 तक डिजिट होते हैं, संख्या होती है। 0 से लगा करके दोस्तों 14 तक आपको संख्या देखने को मिलती है। इसमें यदि दोस्तों मैं बात करूं, अगर pH की वैल्यू, यदि pH की वैल्यू 7 के बराबर है, अगर pH की वैल्यू 7 है तो दोस्तों आपका जो भी विलयन होगा या जो भी होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, जैसे शुद्ध जल, जैसे शुद्ध जल। इसके बाद में अगर pH की वैल्यू, यदि pH की वैल्यू 7 से कम है, यदि pH की वैल्यू 7 से कम है तो फिर वो विलयन कैसा होगा दोस्तों, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर दोस्तों pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, कैसी है, 7 से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर दोस्तों क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक बात है, तो ये आप लोग इसको याद रख सकते हो, pH स्केल क्या होता है वो। तो उसमें H+ की सांद्रता, किसकी सांद्रता, H+ की सांद्रता मापने की इकाई, मापने की इकाई। आई बात समझ में, ओके। दोस्तों मैं रेड से ही लिख रहा हूँ क्योंकि माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ब्लैक मार्कर होगा वो किसी की नज़र लगी, पता नहीं ख़राब हो गया है ना, ऐसा नहीं है, बट ख़राब हो गया तब क्या कर सकते हैं, हमारे पास में 3 ही मार्कर हैं। ठीक है, देखो इसकी और उसकी दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। दोस्तों डेफिनेशन देख लो लास्ट,
यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा समांग साम्यावस्था का डेफिनेशन। जब सभी अभिकारक व उत्पाद एक ही अवस्था में होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांग साम्यावस्था। जैसे अभिकारक गैसीय फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में है। बाकी इसको संतुलित करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, तो ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर सल्फर 2 हो जाएंगे, यहाँ पे सल्फर 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने होते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएंगे, 3 और 2 6 हो जाएंगे, बराबर हो गया। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आयनिक साम्यावस्था की डेफिनेशन। जब किसी विलयन में घुले हुए आयनों के बीच संतुलन बनता है, घुले हुए आयन कौन से, ये वाले, इनके बीच क्या होता है, संतुलन बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक साम्यावस्था कहते हैं। ठीक बात है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको जितना हो सके उतना यहाँ पर इस वन शॉट के पार्ट 1 में कवर करने की कोशिश की, और इसके बाद में अगर जो चैप्टर का आगे वाला टॉपिक बच जाते हैं उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप को सारा ये समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।